आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज टारगेट करेगी क्लास 12 के सीबीएसई के टर्म 1 एग्जामिनेशन को। इस सीरीज के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इस सीरीज के अंदर हम लोग आपके क्लास 12 के टर्म 1 के अंदर जितने भी चैप्टर आने वाले हैं उन चैप्टर की थ्योरी को क्विकली रिवाइज करेंगे। साथ ही साथ जो आपको पता है कि जो आपका टर्म 1 है वो एमसीक्यू पैटर्न होने वाला है, तो इन पर्टिकुलर चैप्टर से किस किस टाइप के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। उनको किस तरीके से सोल्व करना है वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सब्जेक्टिव हो भले ही, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कुछ अच्छे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो फिर से एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं भौतिक विज्ञान। चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज के फर्स्ट चैप्टर के साथ। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करने वाले हैं। जब करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की बात करूं तो काफी इजी चैप्टर है, बट थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम 2 या 3 पार्ट में जो है डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी थ्योरी को क्विकली रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, देन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 2 या 3 पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर की। चैप्टर नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी का करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले जो इस चैप्टर में अपने को पढ़ना है वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इलेक्ट्रिक करंट, अगर मैं पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उससे पहले मैं पूछूं कि करंट क्या होता है। करंट की बेसिक डेफिनेशन क्या है, करंट से आप क्या समझते हैं, इस वर्ड से क्या समझते हैं। बेसिकली करंट का मतलब होता है फ्लो, तो फिर इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, क्योंकि फ्लो तो बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि आपका पानी जो है, वाटर जो है वो फ्लो करता है, तो वो क्या है, फिर वो वाटर करंट होता है। आपका ब्लड फ्लो करता है, ऐसे ही बहुत सारी चीजें फ्लो करती रहती है। तो इलेक्ट्रिक करंट और करंट में डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर फ्लो तो होगा, बट किसका फ्लो, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा। किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो होगा। तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन होता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इसको मेजर कैसे किया जाता है, इसकी एक और डेफिनेशन है। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, बेसिकली जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है उसे डिफाइन किया जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। एनी क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या, ये क्रॉस सेक्शन किसका होगा, ये क्रॉस सेक्शन होगा कंडक्टर का। तो कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, वो तो करंट इलेक्ट्रिक करंट है ही है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक करंट है, अब वो ज्यादा है कि कम है, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये इस चीज पे डिपेंड करेगा कि वो जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो कितनी तेजी से या कितने धीरे से फ्लो हो रहा है, इस चीज पे भी डिपेंड करेगा। रेट भी जो है डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि एक आप किसी बॉडी में से 1 सेकेंड में से 10 कूलम चार्ज फ्लो करा दो, तो एक किसी बॉडी में से आप 1 सेकेंड के अंदर 5 कूलम चार्ज फ्लो कराते हो, फर्क पड़ेगा। दोनों चीजों में काफी डिफरेंस है। हाँ, दोनों चीजों में करंट आएगा। अगर आपको करंट को कैलकुलेट करना तो आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूले से। बट समझ में क्या आता है, यहाँ से समझ में ये आता है कि फ्लो तो होता है इलेक्ट्रिक करंट, बट साथ साथ जो रेट ऑफ फ्लो है वो भी मैटर करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू यानी कि उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें मैथमेटिकल डेफिनेशन की जरूरत होती है, जो क्या है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को लिखने का तरीका होता है dq बाय dt, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो I का फॉर्मूला होता है dq बाई dt। अब आप कहोगे कि सर हमने तो 10th क्लास में जो है इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़ा था q बाई t, एक्चुअल में वहां पे आपने एवरेज करंट पूछा था। अगर आपको एक ऐसा टाइम इंटरवल दे दिया जाए जिसके अंदर बोला जाए कि इस टाइम इंटरवल के अंदर जो है किसी पर्टिकुलर कंडक्टर में से इतना चार्ज फ्लो हो गया, तो अब करंट की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। तो वहां पे एक्चुअल में आप क्या कर रहे होते हो, वहां पे एक्चुअल में आप एवरेज करंट जो है मेजर कर रहे होते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मान लो कि आपको टाइम दे दिया 10 सेकंड से लेकर के 20 सेकंड के बीच में इतना चार्ज फ्लो हुआ, तो आपको पता नहीं है कि 11वें सेकंड कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा और 12वें सेकंड कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा। उस टाइम पे आप क्या करते हो, टोटल चार्ज इतना फ्लो हुआ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, तो वहां पे आपके पास एक एवरेज वैल्यू निकल के आती है। तो वहां पे 10th क्लास के अंदर आपने क्या कैलकुलेट किया था, आपने एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की थी। बट कभी कभी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी कैलकुलेट करवाई जा सकती है, तो उसके लिए dq बाई dt फॉर्मूला यूज होता है। इसे कैसे सोल्व करना है इसका क्वेश्चन की हेल्प से हम डिस्कस करेंगे। बट अगर हमें टाइम इंटरवल गिवन हो और टोटल चार्ज फ्लो गिवन हो, तो उस टाइम पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उस टाइम पे हम लोग एवरेज करंट कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एवरेज करंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, मान लो कि ये कोई क्रॉस सेक्शन है जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है,
ये पर्टिकुलर कोई क्रॉस सेक्शन है, इससे डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ डेल्टा टी टाइम के अंदर। तो अगर कोई आपसे करंट पूछे तो करंट कैलकुलेट करने का सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, यानी कि जितना चार्ज फ्लो हुआ है डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, जिस टाइम के अंदर, जिस टाइम इंटरवल के अंदर वो चार्ज फ्लो हुआ है। तो इस तरीके से एवरेज करंट मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट में डायरेक्शन मैटर करती है कि किस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ये चीज मैटर करती है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट, या और अच्छे से बोलूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे हम डिफाइन करते हैं या फिर कैसे डिसाइड करते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो बेसिकली जो हमारे जो चार्ज कैरियर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैरियर और नेगेटिव चार्ज कैरियर। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज जो है मान लो कि राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है किसी कंडक्टर के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर मान लो कि वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो हमारा करंट भी जो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा उसके अंदर वो भी राइट डायरेक्शन में होगा। यानी कि कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में फ्लो करता है। बट अगर चार्ज नेगेटिव हो तो नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन हो तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा उसकी डायरेक्शन होगी आपकी लेफ्ट, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक करंट की जो है डायरेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ी और चीजें, थोड़ी और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं करंट के बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। सबसे पहली बात की एसआई यूनिट क्या होती है इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए कौन सी एसआई यूनिट यूज की जाती है, तो इलेक्ट्रिक करंट को यूज करने के लिए एम्पियर जो है एक ऐसा यूनिट है जो यूज की जाती है। अगर आपको पता हो, थोड़ा बहुत क्लास 11 से याद हो, तो इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। अगर मैं इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करूं तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M0L0A1। कुछ लोग इसको M0L0T0I1 भी लिखते हैं, कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है, दोनों ही सही है। तो एसआई यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये पता होना चाहिए कि कैसी क्वांटिटी है। अब आप लोगों ने दो क्वांटिटी पढ़ रखी होगी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वो जिसका मैग्नीट्यूड मैटर करे, साथ में डायरेक्शन भी मैटर करे, साथ ही साथ वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करे। और स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड मैटर करे बट डायरेक्शन मैटर ना करे। इसके अलावा तीसरी और होती है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अगर मैं करंट की बात करूं तो करंट के अंदर डायरेक्शन तो मैटर करती है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा कि पॉजिटिव की डायरेक्शन में करंट होता है, नेगेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। बट जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी की कैटेगरी में रखा गया है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बट इसकी डायरेक्शन मैटर करती है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे क्या सीखे वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ध्यान से अगर क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ चार्ज इन अ कंडक्टर एट एनी टाइम t इज q इज इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3। अब ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा ये जो चार्ज जो है किसके अंदर, किसी कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, ये लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी कि t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज फ्लो होना शुरू किया होगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे बताओ कि करंट कितना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, क्या पढ़ के आए हैं सर, ये पढ़ के आए हैं कि जो करंट होता है इलेक्ट्रिक करंट वो होता है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे q की इक्वेशन गिवन है तो q की वैल्यू डाल देते हैं इसके अंदर, 2t स्क्वायर प्लस 3 बाई dt। अब इनका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, d बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस d बाई डी टी ऑफ 3। अब अगर आपको पता हो कि 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, टी स्क्वायर का, प्लस ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन सभी को पता है कितना होता है, जीरो। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है
और 2 बाहर आ गया। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना कैसे हो जाएगा, एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस वन, यानी कि 2t प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन हो जाएगा जीरो, बिकॉज कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। ये थोड़ी सी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखो, करंट की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है, करंट की वैल्यू हमारे सामने आती है आई इज इक्वल टू 4t। अब किसी भी टाइम पे आप करंट बता सकते हो, यहाँ पे इन्होंने 2 सेकंड में पूछा है, अगर कोई दूसरा टाइम भी होता तो आप बता सकते हो। बस आपको करंट और टाइम की इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए जो इस फॉर्मूले से निकलती है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पे टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बात हो रही है, तो टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पे अगर आप ध्यान से देखोगे, आई की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 यानी कि 8 एम्पियर। एम्पियर लगाना मत भूलना, ये इसकी एसआई यूनिट, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे आप उसकी एसआई यूनिट लगाओगे तब जाके ना पता चलेगा कि वो कौन सी क्वांटिटी आपने लिखी है। ऐसे कैसे पता लगेगा, जैसे टू के आगे केजी लगाओगे तब पता लगेगा ना कि आपने वहाँ पे मास लिखा। इसी तरीके से 8 एम्पियर इज करेक्ट आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिसके अंदर एवरेज करंट आपसे पूछा जाए। ये तो आपने कौन सा पर्टिकुलर टाइम पे करंट जो है आपने कैलकुलेट किया है, इस टाइप के करंट को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये करंट हर टाइम पे चेंज हो रहा है। बट कुछ क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके अंदर सिर्फ वही जो मैंने आपको समझाया था एवरेज करंट के टाइम, क्या समझाया था, ये समझाया था कि कोई पर्टिकुलर टाइम इंटरवल आपको गिवन होगा, उस टाइम इंटरवल में आपको टोटल नंबर ऑफ चार्ज जितने फ्लो हो गए वो गिवन होंगे। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, सिंपल क्यू बाई टी वाले फॉर्मूले से क्या कैलकुलेट करोगे, एवरेज करंट कैलकुलेट करोगे। तो वही आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इफ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन्स, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन मतलब 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन जो है एक क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करते हैं 1 मिली सेकेंड में। टाइम इंटरवल कितना दिया आपको, टाइम इंटरवल दिया है 1 मिली सेकेंड। तो अगर मैं इसको सेकंड में कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ तो इसे लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। और कितने 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन पास हो गए, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितना करंट होगा, कितना करंट होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो, कोई पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन है, अगर इससे n इलेक्ट्रॉन जो है क्रॉस किए हैं इस क्रॉस सेक्शन को, तो कितना चार्ज क्रॉस किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ई बोल देता हूँ इसे। तो n इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होगा, n इंटू ई, मतलब इतना टोटल चार्ज पास हो चुका है। अपने को यही चाहिए था, टोटल चार्ज कितना पास हो गया है, कितना पास हो गया है, ठीक। तो अब अगर मेरे को करंट कैलकुलेट करना है तो करंट का एवरेज करंट का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, Q बाय टी। क्यू टोटल कितना है, एन ई बाई टी। एन की वैल्यू कितनी है 10⁻⁶ ई, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड टी की वैल्यू है 10⁻⁻3। अब इसे अगर ध्यान से सोल्व करें तो ऊपर बनता है 10⁻9 और ये बना 10⁻⁻19। इसको सोल्व करने पर आपके सामने आएगा 1.6 इंटू 10⁻10 एम्पियर। आप आराम से सोल्व कर सकते हैं, कोई जल्दी वाली बात नहीं है। अगर मैं ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को, तो इसके अंदर आपको चार्ज की इक्वेशन गिवन थी इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अगर चार्ज वेरिएबल हो, लगातार वेरी कर रहा है, ऑब्वियसली बात है लगातार चार्ज जो है चेंज हो रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में से सोल्व करना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि वहां पे आपको इंस्टेंटेनियस करंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एवरेज करंट फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन से आपको पढ़ने के बाद ही पता लगेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करने के लिए। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं आगे। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने बात की कि करंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बट उसकी डायरेक्शन मैटर करती है, उसकी डायरेक्शन मैटर करती है। तो इसके लिए एक नई क्वांटिटी डिफाइन की गई जिसका नाम होता है करंट डेंसिटी, जो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट वो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होता है उसी डायरेक्शन में वो क्वांटिटी डिफाइन की जाती है। जैसे कि करंट डेंसिटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो करंट जो डेंसिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, सबसे पहली बात तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी एक डायरेक्शन होगी
और की डायरेक्शन होगी तो भाई साहब क्या डायरेक्शन होगी इसकी डायरेक्शन सेम वही डायरेक्शन होगी जो करंट की डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा होगा वही हमारी करंट डेंसिटी की डायरेक्शन होगी। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो होगा करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। यानी कि मान लो कि ये ए एरिया है, ए एरिया में से आई करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा आई बाई ए। और डायरेक्शन करंट जो है ध्यान से देखो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस जे की भी डायरेक्शन क्या होगी, राइट डायरेक्शन। अगर यहाँ पे मेरे को लिखना चाहता हूँ जे वेक्टर, तो आई केप इसके आगे लगा सकता हूँ। और अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट साफ साफ पता पड़ रही है, आई की एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट है, एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और नीचे एरिया है, एरिया की एसआई यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब बात आती है कि जब मेरे को करंट डेंसिटी पता होगा, एरिया वेक्टर पता होगा, तब मैं इलेक्ट्रिक करंट को कैसे निकालूंगा। तो मान लो किसी जगह पे आपको कुछ इसी सिचुएशन गिवन है जिसके अंदर एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके का है और करंट डेंसिटी आपकी इस तरीके का है, यानी कि एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी सेम डायरेक्शन में नहीं है, उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, मान लेते हैं वो एंगल थीटा है। उस केस में करंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है, उस केस में करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, आई इज इक्वल टू जे डॉट ए। यानी कि दोनों का क्या हो रहा है, स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, तभी तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिल रही है। तो अगर इसमें ओपन करूं, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, ए डॉट बी कैसे ओपन होता है, ए डॉट बी ओपन होता है ए बी कोस थीटा। उसी तरीके से जे डॉट ए कैसे ओपन होगा, जे डॉट ए ओपन होगा जे ए कोस थीटा। यानी कि अगर अपने को करंट डेंसिटी पता हो, एरिया वेक्टर पता हो और उनके बीच का एंगल पता हो, तो आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, करंट पता हो, एरिया पता हो, तो आप जो है करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें, इतनी सी बातें करंट डेंसिटी के बारे में याद रखना काम आने वाली है। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे सामने आती है जो हमें पढ़नी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज होने वाली है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेसिकली होता यह है कि जब कोई कंडक्टर ऐसे ही पड़ा होता है रूम टेम्परेचर पे, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऐसे रैंडमली मूव करते रहते हैं। जैसे कि किसी भी गैस के अंदर, गैस के बंद कंटेनर के अंदर जो गैस होती है, उसकी गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो जैसे रैंडमली मोशन कर रहे होते हैं, जिसे हम ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। उसी तरीके से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसके अंदर, कंडक्टर के अंदर होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो रूम टेम्परेचर वो क्या करते हैं, वो इसे फ्रीली मूव करते रहते हैं। फ्रीली मूव करते रहते हैं तो उनकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होती है, बट अगर हम उन सबकी एवरेज वेलोसिटी निकालें तो हमें क्या मिलती है, जीरो मिलती है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, दूसरे की वेलोसिटी, तीसरे की वेलोसिटी, इन सब वेलोसिटी को एडअप करके अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दें तो हमें को क्या मिलती है, एवरेज वेलोसिटी मिलती है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिलती है, जीरो मिलती है। साथ ही साथ वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के अंदर ही रहते हैं, उसे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो मतलब उन्होंने कंडक्टर को पास नहीं किया है, कंडक्टर को पास नहीं किया है, तो कुछ अरेंजमेंट रैंडम ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होते हैं उतने ही इधर जा रहे होते हैं, तो नेट करंट उस केस में जीरो आता है। बट कहानी बदल जाती है जब हम उस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कंडक्टर को हम बैटरी से जोड़ दें। बैटरी का एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है, जैसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब उसके अक्रॉस क्या आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें किसके अक्रॉस, उस कंडक्टर के अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है वहां पे। और अगर कोई चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तो उस पर फोर्स लगना शुरू हो जाता है। और कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है, चार्ज है, भले ही नेगेटिव चार्ज भी क्यों ना हो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आने की वजह से, फोर्स लगने की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लग रहा होता है उनके ऊपर, उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। जब ये मूव कर रहे होते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटीज होती है वो अलग अलग होती है। अगर मैं इन सारी वेलोसिटीज का क्या निकालू, एवरेज निकालू, तो अपने को जो वेलोसिटी मिलती है उसे ही हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। ये जीरो नहीं होती है, बिकॉज इस टाइम पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, उनका एक फाइनाइट डिस्प्लेसमेंट होता है अपनी पिछली पोजीशन से। ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हमने अभी पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक करंट आना चाहिए और इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो अभी हम लोगों ने एक नई चीज और डिफाइन कर दी जिसे अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या कोई रिलेशन हो सकता है क्या? यस, इलेक्ट्रिक
करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है, जिसका डेरिवेशन अभी मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा। ठीक है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप ध्यान से देखो, इस कंडक्टर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया गया है। ठीक है, इसका जो कंडक्टर, ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर मैंने बनाया है, इसका जो लेफ्ट एंड है पॉजिटिव चार्ज से कनेक्ट किया गया है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है, और जो ये राइट टर्मिनल है वो जो राइट एंड है इसका वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया गया है। तो प्लस से माइनस एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इधर लगेगा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, आगे जाएगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी होगी तो करंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो सोचो करंट कितना होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। बट इस करंट के मैग्नीट्यूड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होगा वो हमें निकालना आना चाहिए। उसके लिए कुछ और चीजें अपने को डिफाइन करनी पड़ेगी, जैसे कि हमें कुछ चीजें जो है हमें माननी पड़ेगी, जैसे कि मान लेते हैं कि टोटल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है पर यूनिट वॉल्यूम है, अभी जितना भी वॉल्यूम होगा n से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब चार्ज कैरियर। ठीक है, जो चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, अब ए जो है इस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ई जो है किसी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है, और वीडी जो है इन सारे इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी कि वो एवरेज वेलोसिटी है, और आई जो है जो करंट फ्लो कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो अगर इन सबको आपस में रिलेट करना हो तो ये फॉर्मूला हमारे सामने आता है, आई इज इक्वल टू NaEVD, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको बातें समझ में आई होगी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, इसको काम आने वाली है क्वेश्चन में। बढ़ते हैं आगे। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ साथ जो है एक टर्म और डिफाइन की जाती है, रिलैक्सेशन टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी कंडक्टर के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे से इधर उधर रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। रैंडम मोशन करेंगे तो वो कोलिजन भी करेंगे। कोलिजन किससे करेंगे, वहाँ पे एटम पड़ा है वहाँ से करेंगे। ठीक है, वहाँ से कोलिजन कर लेंगे। कोलिजन करने की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तभी तो उनका मोशन जो रैंडम होता है, जैसे आए इससे कोलिजन कर लिया, उधर चला गया, इधर चला गया, ऐसे रैंडम मोशन होता रहता है, ऐसा रैंडम मोशन होता रहता है। बट जब वो एक पर्टिकुलर एटम से कोलाइड करके गया और नेक्स्ट एटम से वो कोलाइड करने वाला है, उनके बीच में कुछ टाइम इंटरवल तो होगा ना, उनके बीच में कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल होगा। ऐसे ही बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं एक साथ। ठीक है, आगे होने वाले भी किसी पर्टिकुलर टाइम पे बहुत सारे कोलिजन हो रहे हैं, उससे पीछे बहुत सारे हुए हैं, आगे भी बहुत सारे कोलिजन होने वाले हैं। तो दो लगातार, दो सक्सेसिव कोलिजन, दो कंटिन्यूस कोलिजन के बीच का जो टाइम है, बहुत सारे टाइम हो गए, अलग अलग टाइम हो गए, उन सब का अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो मेरे को एक टाइम मिलता है जिसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है क्या, एक तरीके से रिलैक्स ही कर रहा है, क्योंकि वो वहाँ पे वो कोलिजन नहीं कर रहा है, वहाँ पे वो कोलिजन नहीं कर रहा है, वो सिर्फ मूव कर रहा है, इसलिए इसे रिलैक्सेशन टाइम बोला गया है। ठीक है, तो अगर अलग अलग कोलिजन के बीच का टाइम जो है रिलैक्सेशन टाइम T1 T2 T3 और Tn है, तो इन सब का एवरेज निकालेंगे तो हमें टाउ मिलेगा रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, आई होप बात समझ में आ रही होगी। अब ये रिलैक्सेशन टाइम किस पर डिपेंड करता है, ये रिलैक्सेशन टाइम डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भाई साहब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ टक्कर करनी है तो जल्दी जाएगा। जल्दी क्यों जाएगा, ये थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी। थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी तो यहाँ ये जल्दी जाएगा, तो जल्दी जाने की वजह से क्या होगा, तो टाइम है वो कम होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन्स की वो बढ़ जाती है। थर्मल स्पीड बढ़ने की वजह से जो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। अब जिस तरीके से हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश किया था, उसी तरीके से हमें जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम है उनके बीच का रिलेशन पता होना चाहिए। क्या होता है, वीडी इज इक्वल टू E/टाउ। ई क्या है, स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडक्टर के अक्रॉस डेवलप होता है। टाउ रिलैक्सेशन टाइम हो गया। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम को आपस में रिलेट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब एक चीज और है, साथ ही साथ इन सभी चीजों के साथ उन्हें को डिफाइन करनी पड़ेगी, वो होती है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी का मतलब ये है कि मान लो कि दो कंडक्टर है आपके पास, दो कंडक्टर है, दोनों कंडक्टर के अंदर आप लोगों ने फिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, मतलब एक सेम बैटरी लगाई।
एक सेम बैटरी लगाई। अब एक कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कम आ रही है, और दूसरे कंडक्टर के अंदर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है। मतलब कि जिसके अंदर ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ रही है उसके अंदर जो भी चार्ज कैरियर है उनके मूव करने की एबिलिटी क्या है, थोड़ी सी ज्यादा है, मूव करने की एबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो उसी चीज को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे एक चीज डिफाइन की जाती है, मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो। ये होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, वी डी बाई ई। अब वी डी की वैल्यू आपको पता है, मान लो कि आपको मोबिलिटी चाहिए इन टर्म्स ऑफ टाउ, वो निकालना है तो क्या कर सकते हैं, वीडी और टाउ में अपने को रिलेशन पता है, ई ई एम इंटू टाउ, तो वो डाल दिया, ई ई एम इंटू टाउ डिवाइडेड बाई ई। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कट गया, तो हमारे सामने फॉर्मूला आता है मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाय एम। यहाँ पे इन सब का मतलब आपको पता है क्या होता है। तो ये मोबिलिटी सिंपल, ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए और इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, क्वेश्चन हो जाएंगे इनके। आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का जो आपके आगे यूज आने ही वाला है, इसके एप्लीकेशन, इसको थोड़ा बहुत आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो। टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ। क्या होता है ओम्स लॉ, किसने दिया था उसको बताने की जरूरत नहीं है। ओम्स नाम के साइंटिस्ट थे, साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लॉ दिया था। क्या बोलता है, सबसे पहले उनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था, उन्होंने एक रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाया, उसको एक बैटरी से जोड़ा, ठीक है, और उस रेजिस्टेंस में एमीटर लगाया। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। कैसे लगता है, सीरीज में लगता है। बेसिक सी बातें अपने को पता होनी चाहिए। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। कौन से कॉम्बिनेशन में लगता है, पहले में लगता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके का सेटअप उन्होंने बनाया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, या फिर कोई कंडक्टर ले लिया उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी चीज के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब उसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब करंट को डबल किया तो पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ, करंट को 4 टाइम्स किया तो पोटेंशियल डिफरेंस 4 टाइम होगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने बोला कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे ही ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आता है R, ठीक है, कांस्टेंट आता है R, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ दैट रेजिस्टेंस, या कोई दूसरी डिवाइस है तो उसका रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू, इस कांस्टेंट की वैल्यू उसके रेजिस्टेंस के बराबर होती है। तो अगर इस इक्वेशन को देख के यहाँ पे मैं ग्राफ बनाना चाहूँ V और I के बीच में, तो V और I के बीच में जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता हो कि y बराबर mx, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। अगर आप y और x में ग्राफ बनाओ तो y और x में ग्राफ कुछ स्ट्रेट लाइन आता है, और इस जो ग्राफ की स्लोप होती है वो होती है m। तो उसी तरीके से आप इस चीज को रिलेट करो, देखो y की जगह क्या है, v है, x की जगह क्या है, i है, m की जगह क्या हो जाएगा, फिर r हो जाएगा। मतलब कि vi जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, और उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की जो स्लोप होगी वो क्या देगी आपको, उस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप अपने को देगी रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत जब हो जाती है बच्चों को, जब ग्राफ तो देते हैं बट ग्राफ आपको कुछ इस तरीके का मिल जाता है। जैसे सर ऐसे, इस ग्राफ के अंदर आपको आई जो है वाई एक्सिस पे दे देते हैं और वी जो है वो एक्स एक्सिस पे दे देते हैं। तो उस केस में आपको क्या ध्यान में रखना है, वी जी टू आई आर होता है तो आई जी टू क्या आ जाएगा, 1/r इंटू वी। जैसे देखो y इज इक्वल टू एम एक्स, तो ये y वाली एक्सिस पे i हो गया, x वाली एक्सिस पे v हो गया, तो ये क्या हो जाएगा m। तो इसका जो ग्राफ आएगा वो तो स्ट्रेट लाइन आएगा, बट हमेशा ध्यान में रखना इस ग्राफ की जो स्लोप होगी इस बार वो r नहीं होगी, वो होगी 1/r। ये छोटी सी चीज ध्यान में रखना, ठीक है। ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी सिर्फ समझने पे फोकस करिए। समझ में आ रही है बात, ये दो चीजें याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि मैंने भी बोला कोई कंडक्टिंग वायर हो सकती है रेजिस्टेंस, कंडक्टिंग वायर में रेजिस्टेंस होता है। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर का अगर आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना हो तो रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मान लो कि ये कंडक्टिंग वायर है जिसकी लेंथ जो है L है और जिसका एरिया A है, जिसकी लेंथ L है और जिसका एरिया मान लेते हैं कि A है, ठीक है। अब इसका रेजिस्टेंस मान लो आपको निकालना है, तो इसका रेजिस्टेंस कैसे निकाला जा सकता है, इसका रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है m ओवर एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। और जो ये m ओवर एन ई स्क्वायर टाउ है ये होता है रो, रेजिस्टिविटी, ठीक है।
ये होता है रेजिस्टिविटी, या फिर इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। इसको आपने क्लास 10th के अंदर डायरेक्टली पढ़ा था, बट इसका फॉर्मूला ये होता है, अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो किसी क्वेश्चन में जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। वरना आप डायरेक्ट इसे भी याद रख सकते हैं, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब ये है कि जो रेजिस्टेंस है वो ओवरऑल 3 चीजों पे डिपेंड करता है। एक होता है मटेरियल पे, ये जो रेजिस्टिविटी है ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। जब तक आप जो कंडक्टर है उसके टाइप को चेंज नहीं करोगे, मान लो कि आपने कॉपर का कंडक्टर ले रखा है, उसको चेंज नहीं करोगे, तब तक ये जो रेजिस्टिविटी है रो वो चेंज नहीं होगा, वो नहीं होगा। हाँ, आप कॉपर के वायर की एल चेंज कर सकते हो, उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो चेंज कर सकते हो, क्यों? क्योंकि वो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, मटेरियल प्रॉपर्टी के साथ आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है किसी पर्टिकुलर कंडक्टिंग वायर का, वो डिपेंड करता है मटेरियल की इंटरनल प्रॉपर्टी पे और साथ ही साथ उसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पे, किसकी? उस कंडक्टिंग वायर की, ठीक है। और इसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? इसे कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इस फॉर्मूले को डेराइव भी किया जा सकता है और ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी। कैसे? कि एल डबल करोगे, लेंथ डबल की, कंडक्टर की रेजिस्टेंस डबल हो गया, एरिया डबल किया, रेजिस्टेंस आधा हो गया। तो इन सारे ऑब्जर्वेशन से इस तरीके का फॉर्मूला जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपने को रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है वो पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, जहाँ पे रो होता है आपका रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। किसे कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे एम पता आपको क्या है, मास ऑफ चार्ज कैरियर, एन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। ये सारी बेसिक बेसिक सी बातें हैं, बट यहाँ पे सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज क्या है? ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टाइप ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल आप यूज कर रहे हो इस चीज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये रो क्या है? रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। रो को बोला जाता है रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और अगर बाकी सारी चीजें आपको दे दी जाए और बोल दिया जाए कि रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करके बताओ, तो सिंपल है, आर का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, रो का फॉर्मूला आर ए बाई एल। बट ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया जा सकता है। बोला जा सकता है कि अगर लेंथ को आधा कर दें तो रेजिस्टिविटी में क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप ये फॉर्मूला सीधा रटोगे तो थोड़ी सी दिक्कत आने वाली। क्यों? क्योंकि आप कहोगे कि एल आधा हो जाएगा तो एल बाई टू रखेंगे तो रेजिस्टिविटी डबल हो जाएगी। नहीं, रेजिस्टिविटी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो जब तक आप मटेरियल चेंज नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगी। अब बात करते हैं कि ऐसा यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की। ऐसा यूनिट कैलकुलेट करने के लिए देखो इसी फॉर्मूले का यूज कर लो। आर की ऐसा यूनिट क्या होती है? ओम, एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ मीटर। इसको कैलकुलेट करोगे तो हमारे सामने आता है ओम इंटू मीटर। इसे याद रखना, ऐसा यूनिट यानी कि किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे ओम इंटू मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब अपने आप समझ जाना है कि वो क्या लिखा हुआ है, किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरीके से दो तीन टर्म्स और डिफाइन की जाती है। एक होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी। इसकी अगर आप यूनिट देखोगे तो क्या हो जाएगी? 1/ओम मीटर, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एक चीज और होती है कंडक्टेंस। याद है अभी हम लोगों ने वो ग्राफ देखा था आई वी के बीच में, उसका जो स्लोप आया था वो क्या था? 1/r। तो 1/r को भी कुछ बोला जाता है, उसे बोला जाता है कंडक्टेंस, रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, ठीक है। और अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट की बात करूं तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? ओम इनवर्स इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अब रेजिस्टिविटी के बेस पे सिंपल सी बात है कि किसी भी मटेरियल, कोई भी मटेरियल्स होते हैं उनको तीन टाइप में डिवाइड किया जा सकता है, कंडक्टर, इंसुलेटर और आपका सेमीकंडक्टर, ठीक है। आपको साफ साफ पता है कि रेजिस्टिविटी जिनकी जितनी कम होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा और वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, और रेजिस्टिविटी जिसकी कम होगी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो छोटी छोटी बातें दिमाग में रखिए। अब ओम्स लॉ भी हम लोगों ने पढ़ा कि ओम्स लॉ की सबसे सिंपल फॉर्म क्या थी? V इक्वल्स टू IR, जो आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। बट यहाँ पे एक ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म भी होती है जिसे डिफरेंशियल फॉर्म भी बोला जाता है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो कैसे आती है वो भी पता होनी चाहिए। देखो V इक्वल्स टू IR हमें पता है, सिंपल ओम्स लॉ होता है। यहाँ पे R को अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि R को हम लिख सकते हैं रो एल बाई ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इस L को इस V के नीचे ले गया, ठीक है, बाकी इस A को I के नीचे ले आया तो कुछ बन गया V बाई एल। ये हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ते हैं कि जो V बाई एल होता है, ठीक है, वो E होता है। एक्चुअल में फॉर्मूला पढ़ते हैं हम dV बाई डी आर, ठीक है, जहाँ पे डी आर होता है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, dV होती है उन पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, माइनस dV बाई डी आर होता है, ठीक है।
बट पोटेंशियल डिफरेंस के मैग्नीट्यूड से मतलब है यहाँ पे, तो यहाँ पे एल क्या है, वही दो कंडक्टर के बीच की, दो कंडक्टर के दो एंड होंगे उनके बीच की डिस्टेंस, और वी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं ई को डायरेक्टली वी बाई एल लिख सकता हूँ। तो वी बाई एल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वही ई की जो बात कर रहे हैं, कंडक्टर के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है उसी की बात हो रही है। तो ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। आई बाई ए सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था, आई बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी जे, और ये आपका सिग्मा। तो एक तो आई इज इक्वल टू जे, सॉरी ये आपका रो, जे रो, ठीक है, ई इज इक्वल टू जे रो, एक ये क्वेश्चन होती है। अब इस रो को मैं इसके नीचे भी पहुंचा सकता हूँ, इसके नीचे पहुंचाऊंगा तो क्या बनेगा, जे इज इक्वल टू वन बाई रो इंटू ई, वन बाई रो इंटू ई, वन बाई रो अभी पढ़ के आए, वन बाई रो क्या होता है, सिग्मा कंडक्टिविटी, तो जे इज इक्वल टू क्या बना, सिग्मा ई। अब यहाँ पे जे भी वेक्टर क्वांटिटी है, ई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर मैं इन्हें वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं जे वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर लिख सकता हूँ। तो ये हो गई आपकी वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, इसे भी याद रखना। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें ये काम आती है। सिंपल फॉर्म वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, जहाँ पे जे क्या है, जे है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया, सिग्मा क्या है कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे निकालते हैं, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस पता है किसी कंडक्टर के अक्रॉस और उस कंडक्टर की लेंथ पता है, तो वी बाई एल करिए, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई उस लेंथ करिए उस कंडक्टर की, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हुआ है उस कंडक्टर के अंदर वो आपको पता लग जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सिंपल सी बातें हो गई। अब आइए अब देखते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी होती है किसी कंडक्टर की, वो आखिर टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, किस तरीके से डिपेंड करती है। अगर मैं आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला दिखाऊं वापस पीछे जाके, तो रेजिस्टिविटी के फॉर्मूला में देखो क्या है, टाउ। ये टाउ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कैसे, टेम्परेचर बढ़ा टाउ कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ा अगर टाउ कम हुआ तो ये रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ जाएंगे। बढ़ जाएंगे तो सर कितना बढ़ जाएंगे, हमको अगर दे दें कि टेम्परेचर इतना है, इतने से टेम्परेचर इतना कर दिया, तो बताओ रेजिस्टिविटी पहले इतनी थी तो नहीं इतनी हो जाएगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए भी फॉर्मूला है। अगर आपको पता है कि टी नॉट टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी जो है वो कितनी है, रो नॉट है, साथ ही साथ आपको मटेरियल का अल्फा पता है। अल्फा क्या है सर, अल्फा है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। अगर आपको ये पता है और आपको नया टेम्परेचर टी, नया टेम्परेचर टी, टी पे क्या चाहिए, रेजिस्टिविटी चाहिए, तो उसे निकालने का फॉर्मूला होता है रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी बोले तो टी माइनस टी नॉट। सेम इसी तरीके से आप रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अगर आपको टी नॉट पे रेजिस्टेंस पता है पुराने वाला, तो नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहाँ पे भी अल्फा सेम है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ मटेरियल। कुल मिला के समझने वाली बात क्या है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट किसका, कंडक्टर का, सिर्फ किसका, कंडक्टर का। तो सर इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में ये ग्राफ फॉलो होगा, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कुछ डिवाइस होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो करती है, कुछ डिवाइस होती है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है। सर ओम्स लॉ को फॉलो करना नहीं करना ये हमें कैसे पता लगेगा। देखो ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। V इक्वल्स टू आई आर मतलब V और I के बीच में आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो आप अलग अलग डिवाइस के लिए ग्राफ बनाइए, जिनके लिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, यानी कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रही है, तो सर उन डिवाइस को बोलते क्या है, उन डिवाइस को बोलते हैं नॉन ओमिक डिवाइस। क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस। जो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन ओमिक डिवाइस। सर जो फॉलो करती है उन्हें क्या बोलेंगे, सीधी सी बात है ओमिक डिवाइस बोलेंगे। ठीक है, नॉन ओमिक डिवाइस के एग्जांपल बताओ सर। उसके एग्जांपल होते हैं सेमीकंडक्टर आपके, ठीक है, जो अलग से चैप्टर भी आएगा पूरा, जो फॉलो नहीं करता है। और इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपके ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर भी एक तरीके से सेमीकंडक्टर से बनता है। ठीक है, तो ये सारी जो डिवाइसेस हैं और भी होती है जो फॉलो नहीं करती, जैसे आपका गैलियम आर्सेनाइड है, एलईडी जिसे बनती है, वो भी फॉलो नहीं करता, उसको तो गजब का ग्राफ होता है। अब ध्यान से देखो इस ग्राफ के अंदर, पहले ग्राफ के अंदर क्या है, शुरुआत में तो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, बट आगे जाते जाते ये ग्राफ क्या हो गया, इस तरीके से नॉन लीनियर हो गया। तो ये कैसा है, किसी नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ है। ये जो ग्राफ है वो डायोड का होता है, ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ये रिवर्स बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल में समझेंगे जब टाइम आएगा तब। ठीक है, तो इनका भी ग्राफ जैसे आई और बी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, सीधी सी बात। इस डिवाइस का ग्राफ है, नॉन ओमिक डिवाइस का ग्राफ है। ठीक है, ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। इसके अंदर ध्यान से देखो, इसके अंदर नॉन लीनियर ग्राफ है, इसका मतलब है तो ये
ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ओमिक डिवाइस का ग्राफ तो नहीं है, ठीक है, यानी कि जो एलईडी होती है ओमिक डिवाइस नहीं होती, नॉन ओमिक डिवाइस होती है। बट अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ पे दो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ऐसी होती है जहाँ पे आपको सेम करंट मिलता है। दो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू देखो जहाँ पे आपको सेम करंट मिल रहा है, ये एक अलग ही टाइप का ग्राफ होता है गैलियम आर्सेनाइड का। फिर आपको ग्राफ रखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ कोई नहीं पूछेगा, बट बात समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पे हम क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओमिक डिवाइस नॉन ओमिक डिवाइस के बीच में हमें डिफरेंस करना आना चाहिए, और किस बेसिस पे डिफरेंस करेंगे वो भी हमें आना चाहिए। आई होप बात आपको क्लियर हो वही होगी। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट चीज जो आती है, जैसे कि छोटे छोटे सर्किट होते हैं, वहां पे आपको रेजिस्टेंस डालने के लिए जो है छोटे छोटे रेजिस्टेंस जो है वो यूज में लाए जाते हैं, जिन्हें हम कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। छोटे से होते हैं, जब आप लैब में जाओगे एक्सपेरिमेंट करने तो आपको वहां पे देखने को मिलेंगे छोटे छोटे रेजिस्टेंस होते हैं, जिनके ऊपर ऐसे जो होती है ना कलरफुल रिंग होती है, जिन्हें हम कार्बन रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बन रजिस्टर बोलते हैं। अब कार्बन रजिस्टर के अंदर कलर कोडिंग तो होती है, तो उन कलर कोडिंग को देख के ना हमें उस रेजिस्टेंस की वैल्यू को पहचानना होता है। जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको एक कार्बन रजिस्टर बना दिया है, जिसके अंदर जो रिंग शेप कलर्ड रिंग है वो बना दी है। जैसे कि पहली जो है वो रेड है, दूसरी ग्रीन है, तीसरी ब्लू है, चौथी गोल्डन मान लो, येलो है बट गोल्डन मान लो। जो चौथी होती है वो ये जो आपको यहाँ पे टेबल दिख रही है, इनमें से कोई कलर होता है, या तो गोल्ड होता है या सिल्वर होता है, या फिर कोई कलर नहीं होता है। तो अब सर इसको देख के हम वहां पे वैल्यू कैसे बताएंगे? ठीक है, दिखने में ऐसा होता है, सिलेंड्रिकल शेप होता है। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आता है, वो कुछ क्वेश्चन कैसे करोगे? तो उसके लिए कलर, ठीक है सर कलर देख लिए। कलर देखने के बाद क्या करेंगे? कलर देखने के बाद आपको ये टेबल्स याद होनी चाहिए। ये टेबल याद कैसे करेंगे सर? इसको टेबल को याद करने की भी एक ट्रिक बोल सकते हो आप, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 कॉलम बनाने हैं, कलर, नंबर और मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद ये अलग है, इसको दोबारा से बनाएंगे, पहले इसको देखिए। अब यहाँ पे आपको जितने भी कलर्स हैं वो लिखने हैं, और यहाँ पे आपको नंबर लिखने देना है 0 से लेकर के 9 के बीच में। देखिए यहाँ पे क्या करना है, इन्हीं नंबर को 10 की पावर के अंदर लिख देना है, इन्हीं नंबर को 10 की पावर के अंदर लिख देना है, ठीक है। जिस तरीके से लिख दिया। अब ये कलर कैसे याद रहेंगे? तो इस कलर को याद करने की ट्रिक है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। एक लाइन है जो आपको याद करनी पड़ेगी। बीबी रॉय वही बंदा है ग्रेट ब्रिटेन का। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वॉच ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। उसके बाद ऐसी घड़ी है जिसके अंदर सोना और चांदी है, ठीक है। तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वॉच ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, ये चीज आपको याद रखनी है। अब सर ये लाइन याद करने से कैसे याद होगा? बीबी रॉय, देखो बीबी, 2 बार बीबी आया। पहले बी का मतलब होता है ब्लैक, दूसरे का ब्राउन, ठीक है। पहले बी का मतलब ब्लैक लिखोगे, दूसरे बी का मतलब ब्राउन लिखोगे। फिर आया रॉय, रो के अंदर क्या आ रहा है? आर, ठीक है। आर मतलब रेड, ओ ऑरेंज, वाई येलो, ठीक है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। अब फिर से जी आ गया। अब जी का मतलब क्या होगा? ग्रीन, ठीक है। ब्रिटेन, ब्रिटेन में बी आया, बी का मतलब ब्लू, ठीक है। हैज का कुछ नहीं। वेरी गुड, वेरी में देखो वी आया, वी का वॉयलेट, ठीक है। उसके बाद गुड में फिर से जी आया। सर इस जी का मतलब क्या है? ग्रीन, ग्रीन तो पहले आ चुका है, ग्रीन पहले आ चुका है, मतलब अब क्या होगा? ग्रे, ठीक है। अब देखो ना कि आप कंफ्यूज हो जाओ तो येलो के पास कौन सा अच्छा लगेगा, ग्रे की ग्रीन? ग्रीन अच्छा लगेगा ना। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि पहले ग्रीन आएगा, ग्रे आएगा। अब आगे क्या है? हैज वेरी गुड वॉच। यहाँ पे वॉच में क्या आ रहा है? डब्ल्यू आ रहा है, डब्ल्यू का मतलब व्हाइट, ठीक है। सारे कलर लिख दिए जाएंगे इस तरीके से। आपको 1 या 2 बार ये बनानी है, तीसरी बार में आप खुद बनाने लग जाओगे, ठीक है। अब फिर क्या है? गोल्ड एंड सिल्वर। तो यानी कि अब आपको ये दूसरी वाली टेबल बनानी है, गोल्ड सिल्वर, लास्ट में नो कलर, ठीक है। और इस टेबल में 2 कॉलम होंगे, एक कलर और एक आपका टॉलरेंस, ठीक है। अब ये टेबल याद कर ली। अब रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे? इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस कैसे बताएंगे? तो ध्यान से सुनिए, इसका कैसे बताना है मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। सबसे पहले पहला कलर देखिएगा। पहला कलर क्या है? रेड। रेड का नंबर क्या है? रेड का नंबर है, ध्यान से देखो 2, ये यहाँ पे लिखा मैंने 2। फिर दूसरा कलर देखो, दूसरा कलर क्या है? ग्रीन। ग्रीन का नंबर क्या है? 5, यहाँ पे लिखा मैंने 5, ठीक है। फिर क्या करना है? मल्टीप्लाई। तीसरा जो होता है कलर वो मल्टीप्लाई का होता है, ठीक है। कौन सा है? ब्लू। ब्लू में जाके देखो, ब्लू ब्लू ब्लू, ये रहा 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर 6 से, ठीक है। पहले 2 की डिजिट लिखनी है सीधी सीधी, तीसरा मल्टीप्लाई। तो था क्या आपका? टॉलरेंस। टॉलरेंस आपको प्लस माइनस करके लिखनी है। प्लस माइनस क्या है? गोल्ड। गोल्ड है तो आपको लिख दोगे यहाँ पे 5%, ठीक है, 5%। तो ये इस कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया। इस तरीके से रेजिस्टेंस लिखना है। एक एग्जांपल मैंने आपको करके बता दिया। बाकी आप जितने कलर बना सकते हो, जितने क्वेश्चन बना सकते हो, बनाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके गलती होने के चांसेस कम होते जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इसके।
ये आपने थोड़ा बहुत क्लास 10th में भी पढ़ा था। अब सिंस आपका डेरिवेशन तो आने वाला नहीं है तो मैं डेरिवेशन पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूले पे आते हैं। और क्या चीज अपने को ध्यान रखनी है, बच्चे आर इक्वल टू R1 R2 R3 याद करने में लग जाते हैं, रह जाते हैं, उसी में रह जाते हैं। जो चीज असली याद करनी होती है वो याद नहीं कर पाते। सबसे पहले तो समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस को जोड़ना। रेजिस्टेंस को जोड़ना, बहुत सारे रेजिस्टर हैं मेरे पास, उनको जोड़ना, उनको जोड़ के फिर क्या फाइंड आउट करना होता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है। सबसे पहले तो किन दो तरीके से जोड़ सकते हैं रेजिस्टेंस को, दो तरीके से जोड़ सकते हैं, एक आपका सीरीज कॉम्बिनेशन और एक आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन किस टाइप का दिखेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन आपको इस टाइप का दिखेगा, ये देखो। और सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान क्या होगी, सीरीज कॉम्बिनेशन की पहचान ये होगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन, कोई भी कॉम्बिनेशन है, उस कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं उनके अंदर आप करंट चेक करो। अगर करंट की वैल्यू सेम आ रही है हर एक रेजिस्टेंस में से, तो हम ये बोल सकते हैं ये क्या है, तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। हम ये बोल सकते हैं तीनों के तीनों क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अपने को यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना होता है, अपने को यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है वो समझिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये तीन है फॉर एग्जांपल, इन तीन को हटा के मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊं, वो एक इन तीनों का काम कर दे, तो वो इक्विवेलेंट हो गया। जैसे कि मान लो कि आपके घर में कोई काम हुआ तो तीन बंदे काम करने वाले आए, ठीक है। अब वही जो काम तीन बंदे करते हैं वो एक अकेला आदमी कर सकता है, तो वो अकेला आदमी उन तीनों का क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। समझ में आ रही है बात। उसी तरीके से यहाँ पे तो रेजिस्टेंस काम सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग काम होगा, काम सेम होना चाहिए तभी इक्विवेलेंट होगा ना बेटा, इक्विवेलेंट इक्विटी। समझ में आ रही है बात। तो वैसे ही R1 R2 R3 इन तीनों को हटा के मैं एक नया रेजिस्टेंस लगाऊं तो सेम काम करना चाहिए। यहाँ पे सेम काम का मतलब क्या है, यहाँ पे सेम काम का मतलब है कि अगर मैं उसके अक्रॉस सेम बैटरी लगाऊं V वोल्ट की, तो उस सर्किट के अंदर सेम करंट I फ्लो करना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि वो जो रेजिस्टेंस है उन तीनों का क्या है, सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब डेरिवेशन पार्ट होता है, बट जब कैलकुलेट करते हैं तो पता चलता है कि इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो इन तीनों के सम के बराबर आती है। दो होंगे तो दो के सम के बराबर आएगी, पांच होंगे तो पांच के सम के बराबर होगी। कुल मिला के जो सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को सम करने पर हमें मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को याद क्या रखना है, अपने को याद ये रखना है कि अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज में गिवन हो और उनके अक्रॉस आपने एक बैटरी लगा दी हो, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस कितने का आएगा, ये अपने को फटाफट फास्ट निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो कि ये V है, तो ये जो V है यही पोटेंशियल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है R1 और R2 के बीच में। अगर ये दो सीरीज में है तो अब R1 के पास कितना जाएगा, R2 के पास कितना जाएगा, ध्यान से देखिए। अब R1 के पास मान लो V1 गया, R2 के पास मान लो V2 गया, तो इसको लिखने का तरीका क्या है, टोटल V का कितना पोर्शन जाएगा, V का कितना पोर्शन जाएगा, R1 ओवर R1 प्लस R2, खुद का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। V2 के पास कितना जाएगा, खुद का रेजिस्टेंस कितना है, R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अगर इसे हमको डिराइव करना तो डिराइव कर सकते हैं, सिंपल। V क्या होता है, IR होता है, तो दोनों के अंदर करंट क्या होगा, सेम होगा। V1 क्या है, V1 क्या हो जाएगा, IR1 हो जाएगा। I कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो ये I निकालना है तो I को क्या लिख सकता हूँ मैं, V बाई आर इक्विवेलेंट, यानी कि V बाई R1 प्लस R2। अब क्या करो, यहाँ डालो, V1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, V R1 ओवर R1 प्लस R2। बट मुद्दे की बात यहाँ पे ये है कि आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट याद रखोगे तो क्वेश्चन फटाफट सोल्व होंगे। कैसे आता है, वो हम निकाल सकते हैं, बट कुछ चीज़ें अपने को याद रहेगी तो क्वेश्चन थोड़े जल्दी से सोल्व होंगे। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इस चीज़ को याद रखना। जैसे कि यहाँ पे निकालना एक एग्जांपल है, प्रैक्टिस भी कर लेते हैं लगे हाथ, कि टोटल 18 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 18 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के 6 और 3 के क्रॉस। तो 6 के क्रॉस कितना है और 3 के क्रॉस कितना है, अगर मेरे को कैलकुलेट करना हो तो मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए फटाफट। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैं V1 बोलता हूँ, क्या करेंगे, टोटल कितना है 18, तो खुद का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस, 6 प्लस 3 9, सोल्व करोगे तो आएगा 12 वोल्ट। और V2 चाहो तो आप 18 में से माइनस करके डायरेक्ट लिख सकते हो, नहीं तो इसको भी इस तरीके से निकालो, टोटल कितना है 18, खुद का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस यानी 9, तो सोल्व करोगे तो आएगा 6 वोल्ट। इन दोनों को सम करके देखो, फिर से 18 मिल रहा है, वेरीफाई भी हो गया, ठीक है। ये जो है यही इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। 12 इधर चला गया और 6 इधर चला गया। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी तो ये आपको काफ़ी ईजी चीज लग रही है, या फिर ऐसे लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, बट जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है। ये आप अप्लाई करोगे तो आप खुद फील करोगे। आगे बढ़ते हैं।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था कि किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर जितने भी रेजिस्टेंस है उनके अंदर अगर करंट सेम हो जाए तो उस कॉम्बिनेशन को अपन बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। वैसे ही अगर ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, क्या सेम हो जाए, जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उन सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, आप वोल्ट मीटर लेके लगा रहे हो, उसके अक्रॉस 10 आया, इसके अक्रॉस भी 10 आया, इसके अक्रॉस भी 10 आया, 10 में एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि सेम आया, हर के अक्रॉस सेम आया, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम आया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो किसके अंदर है, तो किसके अंदर है, वो हो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। अब दिखता कैसा सर पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे तो मान लो कि टोटल करंट आई आ रहा है, तो ये करंट जो है ये सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अगर रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो करंट सेम हो जाएगा, बट हमेशा सेम ऐसा जरूरी नहीं है, बट हमेशा इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 सेम होने वाले हैं, यही पैरेलल कॉम्बिनेशन की पहचान होती है। ठीक है, अब यहाँ पे करंट मान लेते हैं कि पहले के अंदर I1 गया, दूसरे के अंदर I2 गया, तीसरे के अंदर I3 गया, इस तरीके से करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैलकुलेट करना है, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, V=IR वाले फॉर्मूले से ओम्स लोगो लगाते हैं, I क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, V आपको पता है, ठीक है, ये V1 V2 और V3 किसके बराबर होंगे, दूसरी बात है ये V के बराबर ही होंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए। ठीक है, अब इसका आर इक्विवेलेंट निकालना, आर इक्विवेलेंट मतलब ऐसा रेजिस्टेंस जो तीनों का काम कर दे तो उसको निकालना, तो वो आर इक्विवेलेंट, पैरेलल का आर इक्विवेलेंट ये है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसको कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से डेरिवेशन पार्ट को स्किप करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू जो है 1/R इक्विवेलेंट जो होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। ज्यादातर आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर दो रेजिस्टेंस गिवन होते हैं, तो दो रेजिस्टेंस गिवन होने के केस में जो आपका आर इक्विवेलेंट होता है पैरेलल के केस में कैसे लिखा जाएगा, 1/R1 + 1/R2, अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या बनेगा, R1 R2 डिवाइड ऊपर चला जाएगा आपका R2 + R1, जिसको मैं R1 + R2 लिख देता हूँ, उसको पलटेंगे, ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना ना, तो इस इक्वेशन को पलटना पड़ेगा, पलटेंगे तो क्या आएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 + R2। ये फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्यों, क्योंकि बाकी से आगे निकलना है ना, आगे निकलना तो कुछ तो पास करना पड़ेगा आपको। ये एक आप वहाँ पे कैलकुलेशन करोगे उल्टा करके, एक आप डायरेक्ट करोगे, थोड़ा सा चीज़ें पास होगी। जैसे कि मैं कहूँ भाई साहब करके बताओ इसको, ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बताओ, तो या तो 1/6 1/3, नहीं तो डायरेक्ट करोगे ना, डायरेक्ट करो, दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई दोनों का सम, दोनों का मल्टीप्लाई 18, दोनों का सम 9, खत्म, 2 ओम आ गया आंसर। 6 और 3 पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी होगी। अगेन ये नोट्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप समझने पे फोकस करिए। नेक्स्ट चीज़ जो जैसे कि सीरीज के अंदर हम लोगों ने देखा था कि V है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसी तरीके से यहाँ पे जो करंट यहाँ पे मान लो कि I आया, तो ऊपर वाले में से I1 जाएगा, नीचे वाले में से I2 जाएगा, तो ये I आया, मान लो कि 10 आया, 10 में से ऊपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा, अगर ये निकालना हो तो ये हमें डायरेक्ट निकालना आना चाहिए कि जो ये I1 होगा वो I का कितना पार्ट इसमें जाएगा, I का सामने वाला डिवाइडेड बाई दोनों का रेजिस्टेंस। देखो सीरीज में क्या था, जब आप पोटेंशियल निकाले थे, खुद का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा, सामने वाला, यानी कि जो दूसरे वाला रेजिस्टेंस है वो डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब I2 निकालना है, तो इसके सामने वाला क्या है, I2 के सामने वाला, I2 इसमें जा रहा है R2 में, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R1 डिवाइडेड बाय टोटल सम। ठीक है, इस तरीके से देखो, इसमें करके इसको अप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट, किस तरीके से हम फटाफट करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे फटाफट। देखो 9 में से ऊपर कितना जाएगा, मान लेता हूँ कि I1 जाएगा, नीचे कितना जाएगा, I2 जाएगा। ठीक है, एक निकालिए तो दूसरे को माइनस करके भी निकाल सकते हो, बट सीधा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 6 में कितना जाएगा वो निकालना है, तो कैसे करेंगे, 6 में कितना जाएगा वो निकालना है, तो कैसे करेंगे, करने के लिए क्या है, कितना आया, 9 आया, इंटू सामने वाला कितना है, 6 का निकाल रहे हैं, तो 6 के सामने वाला 3 डिवाइडेड बाय टोटल कितना, 6 + 3 9, तो 6 में से कितना जाएगा, 3 एम्पियर जाएगा। तो दूसरे में से ऑब्वियस सी बात है 6 जाना, उसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। I2 टोटल कितना आया, 9, इंटू सामने वाला I2 कौन है, 3 वाला, तो इसके सामने वाला कौन हो गया, 6 डिवाइडेड बाई टोटल, ये लो, ये आ गया, 9 से 9 कट हो जाएगा, 6 एम्पियर, यानी कि इसमें से चला जाएगा आपका 3 एम्पियर करंट और इसमें से चला जाएगा आपका 6 एम्पियर करंट। ये तो काफ़ी सिंपल डेटा लिया है, बट डेटा जब कॉम्प्लेक्स होगा तो उस केस में भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका सीरीज और पैरेलल। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जितना थ्योरी पोर्शन हम लोगों ने अभी तक रिवाइज कर लिया, इसके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव बेस्ड भी करेंगे जो अच्छे हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं और फिर से उनके पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।